बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को अल मशहूर जाली अकाउंट्स केस की असर नौ तफ्तीश का हुक्म दिया है और साथ ही यह भी हदायत की है कि जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब मुराद अली शाह का नाम ECL से खारिज कर दिया जाए। इस फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फतह करार दे रही है। आज इस बात का फैसला कि JIT प्रोसीडिंग्स के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम गलत तरीके से डाला गया, इस बात की तायीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। जनाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम JIT ने गलत तरीके से JIT रिपोर्ट में शामिल किया, इस बात की तायीद आज सुप्रीम कोर्ट ने की। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को बरूए कार लाते हुए ये जो ज़्यादती सियासी इंतकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ ये नालायक हुकूमत FIA के थ्रू और JIT के थ्रू ले रही थी, उसको बेनकाब किया। मैं समझता हूँ वो लोग जो पिछले कई माह से पाकिस्तान की आवाम का टाइम ज़ाया कर रहे थे, आज शायद उनके घर पे सफ़ाए मातम होगा। आज उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कैसे पेशन गोई करें, क्योंकि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है, आज इंसाफ सुरखरू हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सुरखरू हुई है। जबकि वफाकी हुकूमत इसको ठग्स ऑफ पाकिस्तान के बीच में आने वाला एक इंटरवल से तशबीह दे रही है और इशारा कर रही है कि फिल्म अभी बाकी है। इस वक्त फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है और ये फिल्म जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सियासिया के खिलाफ तजावज़ात का एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया हुआ है, उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस फैसले से कबल समाअत के दौरान जनाब चीफ जस्टिस ने चंद अहम रिमार्क्स दिए। बिलावल भुट्टो के हवाले से जनाब चीफ जस्टिस ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि बिलावल भुट्टो फिल वक्त मासूम और क्लीन है। बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा की लेगेसी लेकर चल रहे हैं। सिर्फ डायरेक्टर बन जाने से कैसे साबित होता है कि बिलावल किसी स्कैंडल में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत हौसला अफजा रिमार्क्स थे कि उनके मुस्तकबिल की क़यादत के बारे में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मोअज़्ज़ज़ जज की तरफ से क्लीन चिट मिली। लेकिन दूसरी तरफ जनाब आसिफ जरदारी के बारे में जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पीपल्स पार्टी के लिए शायद आने वाली मुश्किलात की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। जनाब चीफ जस्टिस ने फरमाया कि बिलावल के वालिद और फुप्पो ने कारोबार किया। वालिद और फुप्पी का तो इस मामले में कोई किरदार हो सकता है, लेकिन बिलावल का कैसे हुआ? इन रिमार्क्स को देखते हुए यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी के आज के अदालती हुक्म के बाद खुशियां वैसे ही उनके गले ना पड़ जाएं जैसे पैनामा केस के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के लड्डू उनके गले पड़ गए थे। साथ ही जनाब चीफ जस्टिस ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए यह भी फरमाया कि बिलावल का नाम किसी के कहने पर शामिल किया गया है। सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो को ECL में शामिल किया गया। कहां और किस मुल्क में यह होता है कि दूसरे बड़े सूबे के वज़ीर आला का नाम ECL में डाल दिया जाए? याद रहे कि जनाब चीफ जस्टिस इससे कबल 31 दिसंबर को होने वाली समाअत में भी हुकूमत की जानिब से इस केस पर सियासत चमकाने पर कह चुके हैं कि हुकूमत को इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है और यह भी हिदायत की कि इस सारे मामले पर बयानबाजी ना की जाए। लेकिन हुकूमत तो फिर हुकूमत है। आज फिर वही दोनों हुकूमती वज़रा सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली करते हुए JIT और नैब की खुद साख्ता नुमाइंदगी करते पाए गए। मैं ये समझता हूँ कि फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह साहब का इम्पॉर्टेंट साइड कैरेक्टर है और इनका जो रोल है उसको आगे चल के जो नैब है उसको करना चाहिए। JIT ने भी जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके से इन तमाम कारकुनान तमाम जो मामला है उसका खोज निकाला है, यकीनन उसके ऊपर JIT में शामिल तमाम लोग जो हैं वो तहसीन के मुस्तहिक हैं और बिल्कुल उन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये तफ्तीश जो है उसको किया है। आप शुरू होंगे, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि एक अनएक्सप्लेनेबल ग्रोथ बैरिया टाउन की कराची में कैसे होती है। सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा 362 एकड़ पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन उठा के आपने दे दी, जिससे 4.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 7 एकड़ प्राइम लैंड है गुलिस्तान जौहर की,
मंदिर के प्लॉट, लाइब्रेरी के प्लॉट, जिम्नेजियम के प्लॉट, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। इस जेआईटी रिपोर्ट के अंदर साफ लिख दिया गया है ओमनी जरदारी नेक्सस, इनका आपस में क्या ताल्लुक था, क्यों सारे जो वज़ाइफ और चीज़ें जो ओमनी ग्रुप को दी जा रही हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। जहां तक पीपल्स पार्टी की जानिब से जीआईटी रिपोर्ट को झूठ पर मबनी और मनगढ़ंत करार देने की बात है, तो इसके हवाले से चीफ जस्टिस ने आज वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जीआईटी की रिपोर्ट बेबुनियाद नहीं है। नामजद मुल्जिमान इस बात को क्यों नहीं समझते कि उनके पास क्लियर होने का मौका है, तफ्तीशकारों के सामने पेश होकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर दें। देखना यह है कि आज के फैसले और इन रिमार्क्स के बाद पीपल्स पार्टी का विक्टिम कार्ड कमजोर पड़ जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ नैब की नुमाइंदगी को छोड़कर अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो देगी, या एहतसाब और करप्शन के राग अभी भी जारी रहेंगे? और क्या मुस्लिम लीग नून इस मौके से फायदा उठाते हुए अपोजिशन के इत्तेहाद की जानिब बढ़ सकती है या नहीं, या उनके मामलात पर फिलहाल यही कहना मुनासिब होगा कि जा अपनी हसरतों पर आंसू बहाकर सो जा? बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब लेना है। हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमायूं अख्तर खान साहब लाहौर स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका। शैला राजा साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जनाब तलाल चौधरी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साहब जाहिर बात है हुकूमत में जब हो तो जवाब देने पड़ते हैं, कुछ भी करें सवाल घूम फिर के हुकूमत के पास ही आता है। अब इस सारे इब्तदाइये के अंदर मैंने दो इंस्टांसेस बताए हैं, आज का भी और 31 दिसंबर वाली समात का भी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया, आज जो ऑर्डर आया, नाम निकालने का हुक्म दिया गया बिलावल साहब का और मुराद अली शाह साहब का, वो अपनी जगह पर उसके मेरिट पर या जो ऑर्डर आया और कोर्ट ने फरमाया उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन एक बात है कि हुकूमत के पास आई एम श्योर बेहतर काम है करने के लिए। उस दिन भी जब जेआईटी रिपोर्ट आती है, दो वज़रा बैठ जाते हैं और बताना शुरू कर देते हैं कि रिपोर्ट के अंदर ये है, ये है, ये है, विच अमाउंट्स टू अ मीडिया ट्रायल। कि जी अब आप ये कह रहे हैं, कोर्ट कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट आसमानी सहीफा नहीं है। आज भी अदालती फैसला आया, ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं हम अदालती फैसला तस्लीम करते हैं, दूसरी तरफ फिर ये कहते हैं कि नहीं, मुराद अली शाह साहब जो हैं वो ठग्स ऑफ पाकिस्तान की जो फिल्म है उसके अंदर उनका मरकजी किरदार है। डोंट दे हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ लाइक द गवर्नमेंट? अपनी गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दें, कुछ बेहतर काम और भी करें, या यही काम करते रहना है? मैंने तो जब से ये सामने आई है जेआईटी की रिपोर्ट, मैंने यही कहा है कि आई थिंक के पीपल पार्टी कुछ ओवर रिएक्ट मेरी नज़र में कर रही थी। ये रिपोर्ट पहले भी बनी थी पनामा केस में, जिसको पीपल पार्टी ने बड़ा सराहा था। सही बात है। अभी भी ये कुछ चीज़ें सामने आई तो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन था जो ये जेआईटी बनी, और इस जेआईटी की रिपोर्ट सामने आई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आज पहली बार रिएक्ट किया और उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए ये नैब में भेजी है। अब नैब इस पे क्या करती है, कितना टाइम लगाती है, इसका रेफरेंस बनते हैं नहीं बनते। रिएक्ट तो सर दूसरी दफा हो गया ना, 31 दिसंबर को भी किया, आज भी किया उन्होंने, और हुकूमत को मना किया, उस दिन भी किया था। आपका क्या ताल्लुक है? आज एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया ना जी कि इसको नैब में भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब नैब आपको पता नहीं, इसमें बड़ा टाइम होगा, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जुर्म साबित होता है नहीं होता, आगे 2 महीने का सिर्फ टाइम दिया। एपेलेट फोरम्स हैं और टाइम लगेगा जी, इतने ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। तो पीपल पार्टी आज कम से कम एज ऑफ राइट नाउ जो उनका एक पैनिक था वो नहीं होना चाहिए और अपने आप को डिफेंड करें, पूरा मौका होगा पूरे एपेलेट फोरम। मेरा सवाल आपसे ये था मैं सर, इज दिस द राइट थिंग टू डू जो हुकूमती वज़रा करते हैं कि आकर अदालती फैसले के बाद, जिमिट होने के बाद बैठकर आप बताना शुरू कर देते हैं कि इस रिपोर्ट में ये था, आज आप ये कह रहे हैं नहीं, ये स्टिल रीइटरेटिंग योर स्टांस के नहीं जी ठग्स ऑफ पाकिस्तान है और बड़ा मरकजी किरदार है, ये जवाब देना पड़ेगा, वो जवाब देने पड़ेगा। इट्स बिटवीन देम एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड द नैब, वो इन्वेस्टिगेट करे। आप खुद जब कहते हैं एहतसाब से हमारा ताल्लुक नहीं, देन व्हाई ओनिंग इट अप? देखिए, बिल्कुल हमारा एहतसाब से ताल्लुक नहीं है, नैब हमारे नीचे नहीं, ना हमने नैब चेयरमैन अपॉइंट किया है, ये पीपल पार्टी और नून ने अपॉइंट किया, ना ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि नैब हमारे असर में क्यों होगी, इसमें कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती। हमारे असर में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास तीन सूबाई हुकूमतें हैं। आपने कभी सुना है कि किसी भी पार्टी का कोई MNA MPA या
अगर पार्टी का मेंबर ही हो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पूरे पाकिस्तान में हो रही है? कोई एक खबर मुझे बता दें। नहीं हो रही। जो हमारे डायरेक्ट नीचे इदारे हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब हमारा ये अपना व्यू है, क्योंकि करप्शन और इनजस्टिस और इलिटरेसी और पॉवर्टी एलिविएशन हमारे नस्बुलैन है, बुनियादी चीज़ें हैं PTI की। इसलिए ये देखें, ये GIT जो है वो इसमें एलिगेशन तो बहुत सीरियस हैं। तो हमारे वज़रा अपना व्यू देते हैं कि जी हमारे ख्याल में ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं और ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। तो सही कहते होंगे शायद। अच्छा, सही कहते होंगे शायद, मतलब वो आपका ख्याल है कि वो बैठकर अपना व्यू देते हैं। शैला रज़ा साहिबा, मैंने आपको इब्तदाइये में भी कुछ बात इस हवाले से दिखाई। आज पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ को समझ रही है कि विंडिकेट हुई और वो कह रहे हैं कि GIT के अंदर बहुत सारी बातें एग्जैजरेटेड थी, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँ कि ये आपके साथ ये ना हो जाए, ये 20 अप्रैल 2017 की बात है। उस वक्त एक फैसला आया था मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, पैनमा की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में जारी थी। एक पहला फैसला आया था जिसके बाद फिर GIT बनी थी। ये PMLN मूवमेंट था। ये पीपल्स पार्टी के साथ ये तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत खुश है तमाम पीपल्स पार्टी। और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपने जो अदालती हुक्म था आज का, क्या पढ़ा है? आपको पता है ना उसके अंदर क्या कहा गया है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या रिमार्क्स थे, क्या डायरेक्शंस थी आज के ऑर्डर के हवाले से? ये ना हो जाए आपके साथ कि आज तो खुश हैं लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और ना हो जाए। देखिए, हमारा मसला ये नहीं है कि मुकदमा ना बने या हम मुकदमा फेस ना करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। असल जो बात थी, हम ये कह रहे थे कि कुछ नाम ECL में नहीं होने चाहिए, जैसे एक मरहूम का नाम था, इसी तरह वज़ीर आला साहब या चेयरमैन बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब ने तो अपना ज़मानत के वक्त अपना पासपोर्ट ही जमा करा दिया था। लेकिन हम जो साबित करना चाह रहे थे वो हम इस पे बात करना चाह रहे थे कि JIT जो है वो फेयर नहीं है। अच्छा। JIT ने मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई हैं। JIT रिपोर्ट लीक हुई और इसके साथ साथ JIT में जिन लोगों को गवाहों की हैसियत से बुलाया गया या उन्होंने जो दस्तावेज़ात जमा कराई गए उसकी कॉपी भी हमें नहीं दी गई। ठीक है। तो ये हमारी बात थी कि हम JIT को जो है वो सही नहीं समझ रहे। मतलब आप कहते थे ना JIT झूठ पे मबनी है रिपोर्ट, वो कहते आज सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पे कहा गया कि ये बेबुनियाद नहीं है। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है ये, और ये इस तासुर को जाहिर करता है जो आप कहते हैं। ऑनरेबल, देखिए हमारा अपना मौक़िफ़ है ना, हम उसको साबित करेंगे। अच्छा। और चीफ जस्टिस साहब के वो तो मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन हम ये चाहते थे और हम ये समझते हैं कि JIT का ये राइट नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट को तजवीज़ करे हमारा मुकदमा नैब के हवाले किया जाए। लेकिन क्योंकि अब चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ये खुद भेज रहा हूं, जस्टिस का इस्तेहकाक है ना, वो अगर वो जरूरी उन पे बाइंडिंग तो नहीं था। अगर चीफ जस्टिस समझते नहीं भेजना नैब को या JIT रिपोर्ट सिरे से इतनी वर्थलेस होती तो वो उसे स्क्रैप कर देते। आज उन्होंने दो बातें की हैं। एक उन्होंने ये कहा कि मैंने कह दिया ना, वो तो मैंने कह दिया कि उन्होंने कहा नैब को भेज दिया, 2 महीने में रिपोर्ट मांग ली कि 2 महीने के अंदर इसको इन्वेस्टिगेट करके बताएं। अच्छा देखें, बात यह है कि चीफ जस्टिस की बात को तो मैं नहीं कह रही ना कुछ, उन्होंने कह दिया कि मैं भेज रहा हूँ, ठीक। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये JIT का राइट नहीं था कि वो तजवीज़ दे। अच्छा, ओके। और बाकी ये बात कि हम अदालतों से घबरा नहीं रहे, हम कुछ नहीं मना रहे। मैं तो कैबिनेट की मीटिंग के बाद से मुस्तकिल यहाँ बैठी हूँ। अच्छा। और मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा शुरू से JIT के आपने कोई दावत तो नहीं देनी थी आज, लेकिन खुश है ना पीपल्स पार्टी, चेयरमैन का नाम निकल गया ECL से। मतलब मैं तो किसी से मिली नहीं हूँ। अच्छा। और मैं उसमें कैबिनेट की मीटिंग में थी, CM भी वहाँ पे थे, वहाँ पे बड़े मसाइल थे और बड़े फैसले थे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा एक मौक़िफ़ शुरू से JIT के अगेंस्ट था, है और रहेगा। और जहाँ तक रेफरेंसेस की बात है तो हम समझते हैं कि इस दफ़ा के रेफरेंसेस पहले 18 रेफरेंसेस के मुकाबले में
हल्के हैं। पहले तो 2 ऐसे थे जिन पे कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती थी। अच्छा चले, और ठीक है, अब की दफा भी उन्हीं के बनाए हुए कारनामे हैं। अब जरा जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई परसों की। चले बहरहाल वो तो आने वाला वक्त बताएगा, नैब ने भी इंक्वायरी कर। साहब मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा। देखिए जेआईटीज के हवाले से आपका एक्सपीरियंस को अच्छा नहीं है, लेकिन अब आज जो जेआईटी के हवाले 2 बातें सामने आ जाती है जो आपके सामने ऑलरेडी आपके नोटिस में है। एक तरफ ये मामला नैब को चला जाता है, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांग ली जाती है, लेकिन जेआईटी के अंदर जो उसके रिपोर्ट के बाद 2 शख्सियात के, अहम शख्सियात के नाम ईसीएल पे डाले गए थे, वो नाम निकालने की बात कर दी जाती है। लेकिन एतराज़ अपोजिशन का हो, पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, वो ये कि जी हुकूमत ओनरशिप क्यों लेती है। हुमायूं साहब यहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं वज़रा व्यू देते हैं अपना आके। अपोजिशन पता नहीं क्यों इतनी सेंसिटिव हो जाती है, इतने हसास है कि एक वजीर भी अगर कोई बात कर दे तो उससे ये अंदेशा लगता है या ये इंदिया मिल जाता है कि जैसे हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, हुमायूं साहब की तो मजबूरी है, यकीनन वो यही कहेंगे, लेकिन 1-2 बातें मैं कह दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने अभी कहा कि जेआईटी ने, नून लीग ने बड़ी खुशियां मनाई थी और पीपल्स पार्टी के साथ भी ये ना हो। मैं तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी को वो कुछ नहीं कहूँगा जो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जेआईटी की रिपोर्ट पर नून लीग को कहा था। हम चाहते हैं कि खुद लोग एहसास करें कि कहाँ किसने गलती की है और खुद महसूस करें कि उन्होंने उस वक्त जो कहा था वो ठीक था या गलत था। दूसरी बात रही जेआईटी कोई आसमान से उतरा हुआ सहीफा नहीं, हरफे आखिर नहीं। हमारे खिलाफ जो जेआईटी बनी उसमें 3 रेफरेंस बने। उन 3 रेफरेंसों में एक रेफरेंस का फैसला सस्पेंड हुआ और कहा गया कि ये इस काबिल ही नहीं था कि इसमें सजा होती, और उसमें कोई करप्शन का इल्जाम खुद जज साहब ने लिखा कि साबित नहीं हुआ। उसके बाद जो 2 रेफरेंस थे उसमें एक रेफरेंस जो है उसमें वो खारिज हुआ, यानी वो साबित नहीं हो सका, और एक रेफरेंस अभी बाकी है, उसका भी हाई कोर्ट और भी सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला होगा। सो हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है और हम उस वक्त भी यही कहते थे कि ये जेआईटी की रिपोर्ट्स, और इसी तरह हम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, अदालत आलिया से ये गुजारिश करते थे कि जब आप कुछ फरमाते हैं, आप कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो हमारे सियासी मुखालफिन उसको सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पूरी कंपेन उठाकर देख लें हमारी मुखालफिन की, वो जेआईटी और वो रेफरेंसेस और नैब और अदालत आलिया के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्होंने क्या कहा था आपको? पीपल्स पार्टी को आप क्यों नहीं याद कराना चाहते कि जब पैनामा की जेआईटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट सामने आई थी, तो पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं कहा था। बिलावल साहब ने बाकायदा सेलिब्रेट किया था जब मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए कि वो उनको चले जाना चाहिए, वो कोर्ट से वर्डिक्ट आ गया है। आज आप क्यों नहीं याद कराना चाह रहे वैसे पीपल्स पार्टी को? यही तो बात है। हर कोई कहता है कि आप ये असूल की सियासत किसी जगह पर नहीं होती, वक्त वक्त की बात है। नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि असूल की सियासत हम तो ये कहते हैं कि सब एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। दूसरा हमारा इतराज क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। भी जेआईटी अगर बनी है किसी जाली अकाउंट्स में, जेआईटी बनी है अगर नून लीग के खिलाफ, तो जेआईटी अलीमा खान की उस प्रॉपर्टी पे भी बननी चाहिए तो जो अनडिक्लेयर्ड है। अलीमा खान के खावंद एक सरकारी मुलाजिम है, इसी तरह वाडा साहब है, उनके वालिद सरकारी मुलाजम थे, वो खरबपति हैं। इमरान खान सरकारी मुलाजिम का बेटा है, वो अरबपति है। जहांगीर तरीन साहब, आप मेरी जेआईटी बनवानी है सर, तो ये डेस्कॉन वाले मामले पर बनवाएं। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है उस पे कोर्ट में चले जाएं। गुजारिश तो सुने ना। मेरी गुजारिश ये है, कोर्ट्स में ये मामला रहा है, अलीमा खान का मामला कोर्ट्स में रहा है। ठीक है, कोर्ट्स में 100 मोटो होते हैं। ठीक हो गया। देखिए, सबको पता है कि आज से 10 साल 15 साल पहले फैसल वाडा साहब किस FX गाड़ी में घुमा करते थे। आजकल उनका लिबास ही और उनकी घड़ी और उनकी जूती करोड़ रुपए की है। यहां पर मैं तो आपसे कहता हूं, जिनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम थे, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश, मैं घड़ी भी साथ शामिल की है। गुजारिश ये है कि एक जैसा डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। अलीमा खान पे क्यों जेआईटी नहीं बनी, उसमें भी बननी चाहिए, और एक जैसा ही सब कुछ होना। और मेरी एक और गुजारिश है, यहां पर फैसलों को, यहां पर इस तरह की चीजों को सियासी मुखालफिन सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फवाद चौधरी हो या कोई दूसरे वजीर, सारा दिन इनके पास और तो कोई काम नहीं, काम तो कर नहीं सके। एक थोड़ी सी क्लैरिटी चॉइस साहब, एक छोटी सी क्लैरिटी। देखिए, अलीमा खान साहिबा का मामला आपको याद है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास कोर्ट ने सुना। अगर अलीमा खान साहिबा ने प्रॉपर्टी डिक्लेयर बाहर नहीं की थी
ये एक टैक्स इवेजन का मामला था, टैक्स ना देने का मामला था, टैक्स या पेनल्टी इंपोज हुई वो उन्होंने दी या नहीं दी, ये सवाल बन सकता है। लेकिन जो आपकी कंटेंशन है कि उसके ऊपर भी JIT बना दे क्योंकि वो वज़ीर आज़म की बहन है, ये आपकी डिमांड तो हो सकती है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास आप ये खत लिख दें, पिटिशन लेकर चले जाए या इसको मूव करें, ये एक अपनी जगह पर सोच जरूर मौजूद है आपकी, लेकिन इसकी बात किसी को तुक लॉजिक समझ नहीं आती। अब मुझे एक ब्रेक शामिल करें, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। मैं जरा ब्रेक शामिल कर रहा हूं। मैं समझाता हूं। मैं ब्रेक नहीं, मैं सिर्फ जी। एक फिक्रे में लॉजिक समझा देता हूं, जी, अगर आप इजाजत दें तो। जी 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 मुनीब साहब, उनका खावन जो है वो सरकारी मुलाजिम थे, ठीक है, और सरकारी मुलाजिम के पास, उसकी बेगम के पास, उसके स्पाउस जो है, जो कि वो डायरेक्टली अरबों की मालिक नहीं हो सकती। उनका भाई जो था वो एक ऐसी पार्टी का सरबराह था जिसकी KP में हुकूमत थी, और वो 2-3 ऐसी बड़ी, एक निमल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद वो शौकत खानम की मेंबर हैं जो कि डोनेशंस इकट्ठी करती, लोगों के ज़कात और के जो पैसे हैं वो गलत इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इससे बड़ी JIT बनाने की और क्या वजह हो सकती है? ठीक है, ये ओके फाइन, पॉइंट आ गया सर आपका। वो बहन है इमरान खान की, वो हम समझते हैं कि वो चोरी की उन्होंने ज़कात और उन्होंने डोनेशन। अच्छा चलें, ये आप समझते हैं। हमारे साहब 2-3 बातें, अब जारी बात है, आपने कहा व्यू देते हैं, उनका मौक़िफ़ आपसे मुख्तलिफ है, ठीक है। अगर उस डिबेट से हम बाहर भी आ जाएं, जो बात है एक्चुअल गवर्नेंस की या एक्चुअल डिलीवरी की, वो क्या है? आपकी मुल्क आप खुद समझते हैं, आप यूर अ क्वालिफाइड पर्सन, आपका मिनिस्टेरियल एक्सपीरियंस मैं बार बार कहता हूँ बहुत ज़्यादा है, आपको पता है फाइनेंस कितना क्रूशल होता है। मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो मुल्क की हालत है वो एक आम पाकिस्तानी की हालत भी ख़राब कर रही होती है ना। को डिलीवर करने की तरफ आप जाए ना। आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो ऑब्जर्वेशन है या कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन आती है प्योरली फाइनेंस रिलेटेड, वो आपको किस तरह से डाउनग्रेड कर रहा है। आपकी ग्रिप्स हैं क्या इकोनॉमी के ऊपर? द आंसर आई एम सॉरी इज नो। आप एक छोटे से मामले को भी इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। अब ये मईशत के ऊपर तर्जुमानी की बात ले लीजिए, क्या ये एक ऐसा मामला था कि जिसके ऊपर एक सिटिंग गवर्नमेंट जिसको आए हुए 4-5 महीने हो, वो एकदम कह दे नहीं फलाना बंदा तो हमारा तर्जुमान है ही नहीं, और वो आपकी मीटिंग्स अटेंड करते रहे हो एज योर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी? क्या ये आपको लगता नहीं है कि थोड़ी सिचुएशन है? आई एम सॉरी टू से बट पीपल कॉल इट अ मैड हाउस। I won't go to that extent. Of course you won't. Of course you won't. देखिए, एक तो अच्छी बात हुई है कि PTI में एक ख़ास तबका, एक नया तबका पाकिस्तान की सियासत में एंटर किया है। वो हैं नौजवान लोग और पढ़े लिखे लोग। बहुत से ऐसे लोग हैं जो माजी में जो भी करते रहे उसमें बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। बिलखसूस आप देखें कि हमारे कराची में बड़ी स्पेक्टेकुलर विक्ट्री हासिल हुई है PTI को, और उसने सिंध की सियासत में एक तब्दीली लाई गई है। बहुत से हमारे मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं और उनमें से कई अभी वज़रा बने हैं। तो मुल्क में क्या तब्दीली आई है? मुझे तो ये बता देना मैं साहब, आप मुझे हालात बता दें सर। इस वक्त कॉमन आदमी की, आप हल्के की सियासत करते हैं ना, मुझे बताएं। देखिए, हमारे मुल्क में साल ये हो रहा है, हमारे मुल्क में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हमारे सेविंग्स कम हैं, और हमारे अगर हम ज़्यादा ग्रोथ लेते हैं तो हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं करते, उसको हम एक्सटर्नल सेविंग्स जो कि काफ़ी महंगी होती हैं, ये साल से हो रहा है। देखें, मुशर्रफ दौर में ग्रोथ रेट बड़ा 8.4 तक गया, उसके बाद फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हुई और पीपल पार्टी जो उसको IMF के पास जाना पड़े। नवाज शरीफ के दौर में 5.8% तक ग्रोथ रेट गया, और उसमें आपने देखा कि कर्जे बहुत लिए गए, और वो जो IMF के पास अभी फिर जाना पड़ गया है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 18-19 बिलियन डॉलर है इस पर। मेरा सर सवाल यही है कि जी देखिए सर, आज के दौर में आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? जी देखिए, अब ये आसान चीज नहीं होती। आई नो कि आपको 18-19 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट है और आप इंस्टेंटली को फैसले कर लें। ओके, इनसे बहुत, अब जैसे PMLN हमें कहती है जी कि हम आपके पास 18 बिलियन डॉलर रिजर्व छोड़ के गए थे। 18 बिलियन डॉलर रिजर्व तो 2016 में था, जब हमें इक़्तिदार मिला तो वो 10 बिलियन डॉलर से भी कम था वो रिजर्व उस वक्त। यू नो, हमारे पास 35 बिलियन डॉलर के नए कर्जे आए जो कि महंगा कर्जा था। देखें, सुकूक बॉन्ड और यूरो बॉन्ड जो हमने लिए वो बड़ा महंगा डेट था, अब अदा हमें करना पड़ रहा है इस वक्त, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट का एक मसला
वो बॉन्ड्स, सुकूक बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स भी थे। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू हमने अभी क्या किया है। आपने देखा है कि मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सऊदी अरेबिया से, यूएई से, चाइना से, एक फ्रेंडली कंट्री से हमें असिस्टेंस आई है, पेट्रोलियम क्रेडिट्स आए हैं, जिससे हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। हम IMF, आप पीपल पार्टी का 2008 का दौर देख लिए, इससे ज्यादा बुरी हालात थे। आप नून का 2013 का दौर देख लीजिए, जब शुरू हुआ था इससे ज्यादा बुरे हालात थे, और IMF में आते आते टाइम लगता है, और महंगाई आती है, और बिजली के टैरिफ बढ़ाने पड़ते हैं, और पेट्रोल महंगा करना पड़ता है। सर आपके वादे कुछ और थे। देखिए, मैं अब प्योरली गवर्नेंस रिलेटेड इशू है ना, यू बीन अ मिनिस्टर, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड। अब बात ये है, लेट्स कम गवर्नमेंट, अब फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना सर। अब ये मैं नहीं कह रहा, जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जनाब चीफ जस्टिस फरमाते हैं कि पंजाब में नाअहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, और ये नाअहली ही है कि पंजाब हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे। नाउ दिस इज नॉट मी, मुनीब फारूक, टॉकिंग ऑन जियो एंड सेइंग सच थिंग। The honorable judge was, I think, referring to the health department. Yes. The topic under discussion was the health department. बिल्कुल So, ठीक है, across बिल्कुल the board उन्होंने पूरी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर रिमार्क मेरा ख्याल नहीं पास किया। नहीं, उन्होंने पंजाब हुकूमत, सर उन्होंने पंजाब हुकूमत हेल्थ, उन्होंने हेल्थ, देखिए बेशक, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? पंजाब हुकूमत के अंडर आता है ना सर। मेरा सवाल ये है कि डू यू थिंक यू आर डिलीवरिंग एंड यू आर डिलीवरिंग इन द राइट वे? जो होना चाहिए 5 महीनों बाद लोगों को डिलीवरी मिल रही है या नहीं मिल रही? आई थिंक हम सही ट्रैक पे हैं मुनीब। अभी 4.5-5 महीने हुए हैं, कि बस बिट मोर टाइम। आप थोड़ा सा, मैं एक बार फिर कहूँगा, पीपल पार्टी के 2008 में इक़्तिदार में आने के आप 5-6 महीने शुरू के देख लें। PMLN के इक़्तिदार में 2013 में आने के बाद 5 देखिए, PMLN का पहले 2-3 साल बड़े मुश्किल गुजरे। मैं समझता हूं कि उनका चौथा साल कुछ इकोनॉमी के लिए बेहतर था, और 5वें साल में फिर हालात नीचे डाउन जाने शुरू हो गए। माजरत के साथ पीपल पार्टी के पूरे 5 साल जो है वो इकोनॉमी डाउन ही गई उस। ठीक है, यू फील कि यू नीड अ बिट मोर टाइम। तलाल साहब, चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है या डिलीवरी की बात है, एहतसाब ये अपनी जगह पर मौजूद है। हुमायूं साहब ने तो कहा है कि इनकी हुकूमत का एक दावा ये था कि हमने एहतसाब करना है और करप्शन के खिलाफ भी जंग करनी है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन बात है सर्विस डिलीवरी की, हुकूमत से बहरहाल लोग डिलीवरी चाहते हैं। हुमायूं साहब आज भी कहते हैं कि यार टाइम दीजिए, ये ओवरनाइट सब कुछ नहीं होगा। अगर मुल्क के अंदर मुआशी बहरान है तो वो ओवरनाइट हल नहीं होगा। ये जो बातें तमाम मैंने पॉइंट आउट की, वही बातें हैं जो अपोजिशन कहती है, लेकिन आप ये शायद भूल जाते हैं कि कोई भी तब्दीली ओवरनाइट नहीं आती। क्या आप इस बात को रिकग्नाइज आज करते हैं? नहीं, हुमायूं साहब की कि उन्होंने ये बिल्कुल तस्लीम किया कि पीपल्स पार्टी के 5 साल जो इकॉनमी नीचे जाती रही उसे नून लीग ने फिर संभाला दिया और उसे बेहतर किया। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज ना होता उस पनामा आने के बाद, तो शायद फिर आखिरी 5वां साल भी इस तरह नीचे ना जाता, क्योंकि पॉलिटिकली हम तो यही कहते हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और हम पहले दिन से अभी भी हम कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस का आए उस पर बैठ के बात करें, लेकिन इनके वुज़रा जो बातें इनके काम की नहीं है वो सारा दिन ही वो करते हैं, क्योंकि इनके पास ना कोई प्लान था, ना इनके पास कोई तजर्बा था, ना ये नेक नीति से करना चाहते थे। ये तो जिस दिन वो पहुंचे इन्हें मेरा ख्याल यकीन ही नहीं, कोई सेल्फियां खींच के भेज रहा है, कोई वहां पर कुछ और करके दिखा रहा है। इन्हें अभी तक यकीन नहीं। हुकूमत में वजीर आजम साहब को उनकी बेगम बताती हैं कि वो वजीर आजम है, अभी इन्हें यकीन अभी आया नहीं। और अगर दूसरा का तजाद, अब देखिए ना हुमायूं साहब, अब मैं हुमायूं साहब से पूछूं कि देखिए ना, कौम सवाल पूछती है कि यार वो बुलेट प्रूफ कार, वो लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज जिसको बेच के कहा था कि कौम के बड़ा पैसा नवाज शरीफ और नून लीग ने जाया कर दिया, वो चलाने का शौक वजीर आजम कल पूरा कर रहे थे, वो कौम ने देखा। उसी वजीर आजम हाउस में जहां यूनिवर्सिटी बनी थी उसमें पहला खाना जो है वो उन्होंने कर दिया जहां यूनिवर्सिटी की क्लास होनी थी। उसके बाद वो लेकर गए हैं सरबराह ममलिकत को उस बात पे जिसपे कहते थे खुदकुशी कर लूंगा लोन लेने के लिए, और बड़ी फखर से कौम को बता रहे हैं यार हमें लोन मिल गया जी 3% पे, 4% पे, यानी ये हमारा। और उसके बाद अभी तक इनके पास कोई प्लान नहीं है। और ये सारी चीजें हम इन्हें कहते हैं कि तवज्जो इन्हें देनी चाहिए इन मसाइल पर। आज पाकिस्तान में जो हाल है, महंगाई जो है,
हमने पाकिस्तान में सिंगल डिजिट में 2 से 3% तक भी ये इन्फ्लेशन को लेके गए। पाकिस्तान के कम तरीन इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान की तारीख में नून लीग के दौर में हुए। पाकिस्तान में हाईएस्ट जो है ये जो आप फरमा रहे हैं, ये तो लग रहा है ना दूध और शहद की नहरें थी जो आप छोड़ के गए थे इस हुकूमत के लिए। इतना अच्छा, इतनी अच्छी हालत शायद नहीं थी, इतनी अच्छी हालत है। वो कहते हैं 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। गुजारिश देखे ना, आप और मैं या यहाँ पर मीठा डाल तो दिया बहस कर सकता है, नहीं पैनल बहस कर सकता है, लेकिन दुनिया के इदारे जो इकोनॉमी पे लिखते हैं, जो आपकी रेटिंग और रैंकिंग्स लेकर आते हैं, वो स्टैंडर्ड एंड पुअर से लेकर वो तमाम के तमाम अदारे, पाकिस्तान की रेटिंग रैंकिंग पिछले 5 साल में बेहतर हुई है। अब डाउनग्रेड क्यों हो रही है? चले मेरी बात तो छोड़ दें आप। और ठीक, अच्छा नहीं, अब मैं जरा शैला साहब के पास जाने से पहले वेरी ब्रीफ कमेंट ऑन दिस। हमारे साहब, डू यू नो द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हाउस? इज इट द यूनिवर्सिटी अब बन गई है, या अभी जो कल जो डिग्निटरीज आए हुए थे, क्राउन प्रिंस आए हुए थे, तो उनको वहां पर ये तलाल साहब ने तो रेज किया ना कि डू यू थिंक इट्स स्टिल द यूनिवर्सिटी और इज इट स्टिल द प्राइम मिनिस्टर हाउस? उसका स्टेटस क्या है? वेल, इट विल बिकम ए यूनिवर्सिटी। उसका मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है। दूसरी बात है कि गाड़ी चलाने का मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर को इतना शौक है जितना कुछ हमारे बाकी लीडरान को है। अच्छा। लेकिन ये इज्जत की बात होती है कि एक बहुत अहम हमारा दोस्त आया है और जिससे जो हमारी दोस्ती थी वो चंद साल, काफ़ी साल ज़रा कोल्ड स्टोरेज में रही, 12 साल और हम वो आए और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने एक उनके इज्जत का मुजाहरा किया, इज्जत दी कि गाड़ी खुद चला के आगे बैठा के वो लाए। मेरा नहीं ख्याल उनको। दूसरा ये है जी कि वो यूनिवर्सिटी बनेगी और जो स्टेट गेस्ट के इंतजामात हैं, गाड़ी सर हल्की होती तो जरा पेट्रोल कम लगता ना पीटीआई के स्टैंडर्ड के साथ। क्या वो सिक्योरिटी कंसिडरेशन होते हैं, वो आर्मर तो हर गाड़ी का भी हो जाती है, खास सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सर। आर्मर तो उससे कोई करोड़ 1.5 करोड़ सस्ती गाड़ी भी हो जानी थी। ही डिड नॉट हैव टू ड्राइव अ मर्सिडीज एस क्लास फॉर दैट मैटर। चलें BMW कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल दूसरी आप ही के स्टैंडर्ड है सर जो बताए हुए हैं, आप ही के स्टैंडर्ड बताए। दूसरी ये बात है मुनीब के जो स्टेट बैंक्वेट्स होते हैं उसमें बड़े लोगों को इनवाइट करना होता है, वो या उधर होता है या किसी होटल में होता है। होटल में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। मेरे ख्याल इस वजह से उधर ही नहीं, तो जब यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो फिर क्या हुआ? उस वक्त तक हम इंतजाम कर चुके हों उस वक्त। अच्छा, ओके, इसीलिए शायद वज़ीर-ए-आज़म हाउस बनाया गया था कि जब ये मुनीब साहब ये जो यूनिवर्सिटी है जी, मेरा ख्याल इस यूनिवर्सिटी में खाना खिलाना सिखाएंगे, प्रोटोकॉल लेना, गार्ड ऑफ ऑनर लेना, गाड़ी कैसे चलानी है, वज़ीर-ए-आज़म ने अटकेलियां कैसे करनी है। क्यों कौम को इमेच्योरिटीज ये सिखाते हैं कि कभी दीवारें आप गवर्नर हाउस की गिरा दें, कभी मैं फला भेजूंगा। भाई आपने बेचना है तो 300 कनाल का अपना बनी गाला का घर बेचे ना कौम के लिए। अच्छा। और ये तो कौम का एसेट है। और खुदा के वास्ते अगर नहीं पता तो ऐसी बातें क्यों करते हैं? ठीक, अच्छा शैला राजा साहब, आप कह रही थी प्राइम मिनिस्टर के लिए हेलीकॉप्टर चलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो गवर्नर केपी है जनाब शाह फरमान साहब, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान साहब ने उस वक्त हेलीकॉप्टर जो है वो बतौर सेलिब्रिटी इस्तेमाल किया था। क्यों उसको गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं आप लोग? अच्छा, पहले तो शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में याद रखने का। ठीक है, चले ठीक। अच्छा, मैं इन दोनों को ये बताना चाहती हूँ कि जब हमने संभाली है ना हुकूमत, तो पाकिस्तान का नाम एज टेररिस्ट पूरी दुनिया में लिया जा रहा था। और उसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ, जिनकी सारी काबीना इस वक्त यहाँ बैठी हुई है PTI की हुकूमत में, और गंदम जो है ना वो ढूंढने से नज़र नहीं आ रही थी। और हमने आके गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, हमने खाद पे सब्सिडी दी, और फ्रेंडली जो आइटम इंपोर्ट हो रहे थे हमने तकरीबन 300 से ज़्यादा पे पाबंदी लगाई। ठीक है। और रेमिटेंस आया मुल्क में, और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया। हमने उस हालात में भी लोगों से एड नहीं, ट्रेड मांगी। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो खाम तेल की जो कीमत है उस वक्त हाईएस्ट लेवल पर थी, हाईएस्ट लेवल पर, लेकिन हमने सिर्फ ₹1.33 से ₹4 तक हमने बिजली के यूनिट की कीमत मुकर्रर की। आज लोवेस्ट कीमत है खाम तेल की इंटरनेशनल मार्केट में, और ₹27 से ज़्यादा का फ़ी यूनिट है। और जहाँ तक बात है, हमने एग्रो बेस्ड पॉलिसी बनाई
क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये एक ज़राई मुल्क है और इस तरह हमने एक बुनियाद डाली, डायरेक्शन सही की इसकी। और क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी थी, तो वो भी सबको मालूम है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, बहुत ज़्यादा बात की गई कि हमने ये नहीं किया साबिक वजीर ख़जाना की तरह कि रुपए की कदर को मुंजमद करने के लिए 9 अरब डॉलर मार्केट में झोंक दिए। हमने एक सिस्टम रखा क्योंकि हम बड़े मुश्किल में थे और उस मुश्किल से निकल के पीएमएलएन को एक बेहतर दौर मिला। वैसे चले, ठीक है, इस वक्त सबसे बेहतर दौर है। मुझे बात करने दे मुनीब, आप किसी में नहीं बोले थे जी। मैं बहुत देर से बात इंतजार कर रही थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें मुत्तहदा अरब इमारात से 8.2% शरह सूद पे कर्जा मिला है और सऊदी अरब से 3% शरह सूद पर मिला है। इसके साथ साथ सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर आता है और 16 दिन में खर्च हो जाता है। 8.2 पे नहीं मिला, 16 दिन में खर्च हो जाता है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं 10 साल में कम तरीन सतह पर हैं। अफरात सर 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। FBR के रेवेन्यू में 6 महीने में 10% कमी आई है। इसके अलावा तेल की कीमत में 30% कमी हुई है। ठीक है, इन्होंने डॉलर की कीमत को भी बढ़ाया, लेकिन ये बहाल नहीं कर सके और 4 महीने में 2 बजट आने वाले। अच्छा चले, मुझे इसको कंक्लूड करना है, लेकिन वो किसी दिन इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। जो आपने बातें पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गिनाई, अगर इतनी अच्छी थी तो पीपल्स पार्टी मार्जिनलाइज हो गई एक बड़ी जमात से एक सूबे की जमात तक, तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसके पीछे तो पूरी एक स्टोरी है। चलें, ठीक है, उस पर प्रोग्राम करेंगे। आपके जुमले से तो इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल, जुमले से तो इसका हल नहीं निकलेगा। सवाल अपनी जगह मौजूद है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इस पर पूरे प्रोग्राम होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, तलाल चौधरी साहब मौजूद थे, शहनाज साहब ने मेरा साथ दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। बात होगी कि बहुत बातें हो रही हैं कि तुर्की से NRO आ रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए, बात हो गई है या बात होने जा रही है। वफाकी वज़रा ने यह तक कह दिया कि 2 अरब डॉलर तक पेशकश की गई है शरीफ खानदान की तरफ से कि ले लें और हमारी जान छोड़ दें। क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है और आज की तारीख में क्या ऐसा हो सकता है या हो रहा है? डील, NRO, इनका ताल्लुक हमारे मुल्क की सियासत के साथ तारीखी तौर पर तो रहा है, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। रिसेंटली जनाब इमरान खान, जो कि मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक सरकारी दौरा किया तुर्की का, जहाँ बहुत से अहम मामलात पर बात हुई। लेकिन जो खबरें आ रही हैं या जो बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, क्या उनमें हकीकत है? आज के दौर में ऐसा हो सकता है या नहीं? और बहुत से वफाकी वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली ऐसी बातें की हैं कि शरीफ खानदान ने NRO लेने के लिए या सब मामलात को सेटल करने के लिए $2 बिलियन की पेशकश कर दी है कि वो हुकूमत को देने के लिए तैयार हैं अगर मामलात हल हो जाए। क्या ये तमाम बातें एग्जिस्ट करती हैं? मुमकिन है, ऐसा हो सकता है या नहीं? इस पर बात करने के लिए मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बेशक शरीफ ख़ानदान का या नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ रहा है तुर्की की क़यादत से, अब रिसेंटली जनाब इमरान खान वहाँ तशरीफ़ ले गए, ये जो बातें भी हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या इनकी अहमियत है? या इवन जो कुछ सियासतदान कह रहे हैं कि जी वहाँ पर तुर्की की क़यादत ने नवाज शरीफ साहब के लिए एक NRO डिमांड किया है, क्या इस बात की कोई हकीकत है या हो सकती है? क्योंकि माजी में तो हमारे मुल्क के अंदर बैरूनी ताकतों का सेटलमेंट के हवाले से किरदार रहा है। यकीनन जी, जो शरीफ फैमिली है, इनके तैयब अर्ज़गान के साथ बहुत ही करीबी तल्लुक़ात थे, मियाँ नवाज शरीफ के भी और शहबाज शरीफ के भी। और बाज़ लोग तो कहते थे कि बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, ये तो खैर हमें नहीं मालूम, पर टर्की की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहाँ लेके आए, तो इकनॉमिक टाइज़ तो थे ही खैर, लेकिन इन्होंने पर्सनल टाइज़ भी डेवलप किए थे। क्योंकि जब अर्दोगान की गालबन किसी बच्चे की शादी हुई, बेटी या बेटा मुझे याद नहीं है, तो सुलेमान जो है वो ख़ास तौर पे गए और जो फैमिली के साथ वो बैठे, तो वो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तो इस बात में कुछ सदाकत हो सकती है कि अगर कोई मुल्क जो है इस वक्त ये NRO से मुराद अगर ये है कि उनका कोई बचाव करा सकता है मियाँ नवाज शरीफ का जेल वगैरह से, तो वो टर्की है। और इससे जो ज़्यादा तकवीत मिलती है इस किस्म की क्या सराइयों, क्योंकि मेरे पास तो कोई सच्ची बात है, कोई ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इस बात से मिलती है कि मियाँ नवाज शरीफ जब वो
सुप्रीम कोर्ट से मियाँ क्यों का मुझे क्यों निकाला का नारा लगा के, और बहुत सख्त उन्होंने लाइन ली, सो मच सो के उनके जो भाई हैं वो उस लाइन को सपोर्ट नहीं करते थे। अब वो बिल्कुल ही खामोश हैं। और पहले तो ये कहा गया कि वो गम से नडाल हैं अपनी बेगम साहबा के इंतकाल की वजह से, लेकिन अब उस टाइम को बात को काफ़ी टाइम गुजर गया, वो भी, और मरियम का फ़ोन जो है वो भी बंद है, उनके ट्वीट भी बंद हैं। तो अगर कोई हो सकती है बात तो यकीनन ऐसे हो सकती है। दूसरे ये ऐसी चीज़ें जो हैं, मसलन जो पहले इनको सऊदी अरेबिया में पनाह मिली थी शरीफ फैमिली को, आपको याद है, तो वो भी इतनी खामोशी से हुई थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी इससे पहले, उनके जाने से पहले। ठीक है, बट सर मारूजी हालात क्या हमारे मुल्क के ऐसे हैं? ये आजकल के ज़माने में, क्योंकि जब लाट हुई थी तो उस वक्त तो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि शायद इतना ज़्यादा एक्टिव प्राइवेट मीडिया भी नहीं था, मामलात अखबारों के ज़रिए रिपोर्ट होते थे, आप जैसे बाखबर सहाफ़ियों को पता चल जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में, आजकल के मारूजी हालात में, इस सिचुएशन में ऐसा मुमकिन है या ये खारिज इम्कान इसे करार दिया जाए? मारूजी हालात में वैसे तो जो आप ठीक कह रहे हैं कि मीडिया भी बड़ा ओपन है, हालात भी वो नहीं है, फिर यहाँ कोई जनरल मुशर्रफ नहीं बैठा हुआ। मकसद है कि एक लिहाज से ये इस तरह भी सोचा जा सकता है कि PMLN जो है बिल्कुल लीडरलेस हो जाएगी, लेकिन अगर PMLN जो है वो रेकनिंग से निकल जाती है तो इमरान खान साहब को और कंफर्ट मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और उनके लिए सारे पेपर पापड़ बेले जा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को 100% जो है एनालिटिकली देखें तो आप रूल आउट नहीं कर सकते, अगरचे शायद जो आप कह रहे हैं कि ये इन हालात में मुश्किल हो। ये भी फरमाइएगा सर कि ये जो वफाकी वुज़रा की तरफ से फिगर्स कोट किए जाते हैं, जाहिर बात है कोई फेडरल मिनिस्टर किसी जगह पर बैठकर, इवन अगर किसी टॉक शो के अंदर बैठकर कोई बात कहेंगे या कोट करेंगे, या कोई बहुत बाखबर सहाफ़ी अगर कोई बात करेंगे, कोट करेंगे, तो यकीनी तौर पर उसकी अहमियत होगी। क्या आज की तारीख में ऐसा हो सकता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफर किया गया हो शरीफ फैमिली की तरफ से या किसी की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ शरीफ फैमिली की ले लें और मामलात सेटल हो जाएं? क्या ऐसा मुमकिन है या ये भी बातें महज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या सोशल मीडिया की हद तक ही रिस्ट्रिक्टेड होंगी? मेरा तो ख्याल है ये जिसको कहते हैं ना ब्रवाडो, उस टाइप की बातें, ये मेरा नहीं ख्याल कि इनमें कोई हकीकत है कि वो यहाँ से रकम देंगे तो इसका मतलब है कि वो एक प्ली बार्गेनिंग करके जाने वाली बात है ना ऐप से, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा। ये हो सकता है कि इस वक्त तो हालत ये है कि आपको एक सादी सूरत हाल का पता होगा कि जो 2 अरब मिले थे या 3 अरब या 4 अरब, महीने के 2 अरब खर्च हो रहे हैं आपके, रोज़ के आपको 2 करोड़ के डॉलर ख़रीद के मार्केट में डालने पड़ रहे हैं ताकि रुपये जो है वो 140 से 150 तक ना जाए। तो अगर इन हालात में आप देखें तो ये ज़रूर हो सकता है कि टर्की से कोई आपको स्वीटन मिल जाए, लेकिन जो खैर वो एक अलग मौजू है कि ये IMF में जाने की बजाय पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बिल्कुल ही अंडरमाइन कर रहे हैं इमरान खान साहब इस किस्म की भीख मांग के। ठीक, ये जो एक और मौके आपकी मौजूदगी, इसलिए मैं चाहता हूँ एक सवाल आपसे ये भी हो जाए जामी साहब कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला जो सारा मामला है, एक से लिहाज से तो ये हल हो गया था, लेकिन अब हुकूमत के फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है शेख रशीद साहब, वो कहते हैं कि जा रहा हूँ कि कैसे एक शख्स जिस पे इल्ज़ामात हैं वो नैब की तहवील में है, इनफैक्ट जेल में है अब, और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चेयर करते हैं। ये मामला आपको लगता है कि इसके अंदर कोई इसका अदालती नतीजा निकलेगा या ये मामला इसी तरह रहेगा और ये हुकूमत की जो टिफ है चलती रहेगी अपोजिशन के साथ? ये हुकूमत का तरीक़ाकार बन गया है कि, और ये इसमें इमरान खान साहब खुद इनिशिएट करते हैं मेरे ख्याल से ये चीज़ें। शेख रशीद को चुना गया इसलिए कि वो पार्टी के रुकन नहीं है, तो वो कहेंगे जी हमारी पार्टी के तो है ही नहीं। लेकिन इसमें हकीकत यह है कि ये तिफलाना सोच समझ की निशानदेही करती है। जब आपकी एक SOP पब्लिक अकाउंट कमेटी की तय हो गई कि शहबाज शरीफ साहब अपने दौर की चीज़ों के लिए एक और अरेंजमेंट होगा, वो नहीं सुनेंगे उनको, उसके बाद ये शेख रशीद का कहना, एक तो ये बात है। दूसरे इसमें ये बात आप मद्देनज़र रखें कि ये पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी। अभी अगले दिन भी चीफ जस्टिस ने फरमाया था कि आप पार्लियामेंट जो है इट इज़ अबव दी कोर्ट्स
मेरे ख्याल से कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है उनको। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो पहली पेशी में ही खारिज हो जाएगी शेख रशीद की जो इस किस्म की जो अपील है, तो ये फ्रिवलेस है। और पीटीआई कह सकेगी हमने तो कुछ किया नहीं, शेख रशीद ने किया, लेकिन ये बड़ी ही मुज़क्का खेज सूरत हाल है। ये पार्टी डिसिप्लिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हुकूमत का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और मैं हैरान हूँ कि इस मामले में क्या जो फ़रोग नसीम साहब हैं, हुकूमत की अपनी जो पूरी लॉ मिनिस्ट्री है, लीगल जो मिनिस्ट्री है, ये उनसे पूछे बगैर या उनकी राय के बगैर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद थे। कुछ आम सवालात हमने उनके तज्जिया बहरहाल आरिफ निज़ामी साहब का आपने सुना। इसका फीडबैक, इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।